तो अपन ने कल देखा था कि भारत में विधायी शक्तियों का वितरण किस प्रकार से था। ठीक है, विधायी शक्तियों का वितरण किस प्रकार से था, 3 सूचियां बताई गई है संविधान में। ठीक है, एक तो संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। यानी कि जब भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार कानून बनाएगी तो इन 3 सूचियों को ध्यान में रखकर ही कानून बनाएगी। ठीक है, तो ये 3 सूचियां, जैसे कि संघ सूची है, यानी कि केंद्र सरकार जब भी कानून बनाएगी तो उस संघ सूची के अंतर्गत बनाएगी। यानी इसमें क्या आता है, रक्षा, मुद्रा या फिर रेलवे, मतलब पैसे से रिलेटेड। मोदी जी ने नोटबंदी की तो केंद्र सरकार। ठीक है, रेलवे पे कोई कानून बनाना है केंद्र सरकार, रक्षा पर, मिलिट्री वगैरह पे कोई कानून बनाना है संघ सरकार। और राज्य सूची होती है, राज्य सूची में जब भी राज्य से संबंधित कोई कानून बनाने होते हैं, ठीक है, तो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा पुलिस से संबंधित कोई कानून बनाने होते हैं तब भी राज्य सूची के अंतर्गत बनाए जाते हैं। इसके अलावा व्यापार से संबंधित, राज्य में व्यापार करना है तो उससे संबंधित कोई कानून बनाए जाते हैं तो वो किस सूची में आते हैं, राज्य सूची में आते हैं। इसके अलावा कृषि से रिलेटेड कोई कानून बनाना है तो वो राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा आता है समवर्ती सूची, मतलब ऐसी सूची जिसमें है ना, एक केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। जैसे शिक्षा को लेकर हो गया, वन को लेकर हो गया और विवाह को लेकर हो गया, मतलब शिक्षा से रिलेटेड कोई कानून बनाना है तो वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा। यानी कि केंद्र सरकार भी उस पर कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी उस पर कानून बना सकती है। इसके अलावा वन से रिलेटेड, मतलब वन का प्रबंधन करना, पेड़ बचाओ के ऊपर कोई कानून वगैरह बनाना, तो इस राज्य सरकार भी कानून बना सकती है इस पे और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन मान लो शिक्षा पर रिलेटेड कोई कानून बनाना है, अरे एक ही जैसा कानून राज्य सरकार ने बना दिया और केंद्र सरकार ने बना दिया, तो ये दोनों के में से कानून किसका मान्य होगा, केंद्र सरकार का। ठीक है, केंद्र जो कानून बनाएगी वो मान्य होगा। जैसे मान लो आपकी ड्रेस चेंज कर दी, केंद्र ने भी कर दी और राज्य ने भी कर दी। केंद्र ने कहा भाई इस रंग की चलेगी, राज्य ने कहा इस रंग की चलेगी। अभी एक जैसे कानून बना दिया तो किसकी चलेगी फिर, केंद्र सरकार की। ठीक है, तो समवर्ती सूची है ना, वो समवर्ती सूची पे दोनों कानून बना सकते हैं। अब इन 3 सूचियों के अलावा भी एक अलग चीज होती है, उसको बोलते हैं अवशिष्ट विषय। यानी कि इन तीनों सूचियों में जो विषय शामिल नहीं है उनको अवशिष्ट सूची में रखा जाता है। जैसे कि सूचना से रिलेटेड कोई कानून बनाना है, साइबर क्राइम हो गया, अपराध हो गया, इंटरनेट हो गया और रिसर्च वगैरह, अंतरिक्ष से संबंधित कोई कानून बनाना है। जैसे कि इंटरनेट से संबंधित, अब जब संविधान बना था उस समय इंटरनेट ज्यादा से था ही नहीं, तो ऑनलाइन फ्रॉड होते थे, धोखाधड़ी होती थी ऑनलाइन, किसी के पैसे उसे ट्रांसफर हो जाते हैं, वो कार्ड ले जाते, निकाल ले जाते। सर ये सारे जो अपराध किए जाते हैं ना, ये किस पे होते हैं, अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आते हैं, विशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो विशेष अवशिष्ट विषय होते हैं ना, इसमें कानून कौन बनाती है, केंद्र सरकार बनाती है। ठीक है, ऑनलाइन से संबंधित जितने भी कानून बनाएगी वो कौन बनाएगी, केंद्र सरकार बनाएगी, और इनको बोला जाता है अवशिष्ट विषय। तो भारत में विधायी शक्तियां यानी कि कानून बनाने की शक्तियां कितने भागों में बांटी गई हैं, 3 भागों में, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पे कौन कानून बनाएगी, केंद्र सरकार। राज्य सूची पे कौन कानून बनाएगी, राज्य सरकार। समवर्ती सूची पे कौन कानून बनाएगा, दोनों ही बनाएंगे। और अवशिष्ट विषय जो दोनों के पास नहीं, इस पे केंद्र कानून बनाएगा। तो ये तो हो गई विधायी शक्तियों की बात, यानी कि जिसपे कानून बना सकते हैं। इसके बाद तुम्हारे चैप्टर में आता है भाषाई राज्य। भाषाई राज्य मतलब अपने देश में 28 राज्य हैं, उनमें से बहुत सारे राज्यों का जो गठन किया गया था ना, वो भाषा के आधार पर किया गया था। मतलब जहाँ कहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है उसके आधार पर गठन किया गया था। जैसे कि राज्य का गठन भाषा के आधार पर किया गया 1950 के बाद। पहले तो है ना, जो राज्य आयोग बने ना, उन्होंने कहा भाई भाषा के आधार पर गठन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग जगह बहुत सारी भाषा बोली जाती है, ऐसे तो बहुत सारे राज्य हो जाएंगे। लेकिन एक जगह है ना, एक व्यक्ति ने हड़ताल किया और उसकी मृत्यु हो गई भूख हड़ताल के बाद, 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद। फिर उसके बाद सरकार को झुकना पड़ा और एक आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया सर्वप्रथम। ठीक है, तो देश को एकजुटता और प्रशासन का आसान किया गया, एकजुट हो सके और प्रशासन आसानी से चलाया जा सके। तो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया, भाषा के आधार पर जहाँ जैसी भाषा बोलती है। तो सर्वप्रथम जब भाषा के आधार पर कोई राज्य का गठन किया गया ना, तो उसके बाद क्या होता है, फिर अन्य राज्य भी मांग करने लग जाते हैं, भाई हमें भी राज्य बनाने ये दो, क्योंकि अलग अलग भाषाएं बोली जाती है सारी जगह, और वहाँ सारी जगह उन्होंने मांग कर दी। पहली जगह भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई, वहाँ राज्य का गठन कर दिया सरकार ने झुके, लेकिन दूसरे मांग करने, गुजरात के गुजराती बोलने वाले हमें भी गुजरात दो, तो अलग अलग जगह के अलग अलग तमिल बोलने वाले उन्होंने अलग राज्य की मांग कर दी। तो ऐसे राज्य की मांग होने लग गई। अब अपने देश की एक भाषा नीति है, मतलब कौन सी भाषा को महत्व दिया जाए। विधान में हिंदी को राजभाषा का रूप में दिया गया। अपनी राजभाषा हिंदी, राष्ट्रभाषा नहीं है, तो राजभाषा इनकी लेखियों कार्य के लिए तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, और संविधान में अनुसूचित भाषा कितनी है, 21 भाषा, 18 भाषाओं को ये किया गया है। 18 भाषा थी शुरू में, अभी 21 हो गई। ठीक है,
तो ये जो राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है, राजभाषा का मतलब होता है संविधान में इसका उल्लेख है हिंदी का, लेकिन अपने देश की राष्ट्रीय भाषा कोई सी भी नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि हिंदी अपनी राष्ट्रीय भाषा है तो नहीं है, किसी के ऊपर हिंदी भी नहीं थोप सकती। अगर आपको कोई लैंग्वेज आती है ना, तो ये 18 भाषाओं से उनमें पेपर भी दे सकते हो। जैसे तुम जाना हमें हिंदी में नहीं जाना, हमें तो इंग्लिश में देना है तो दे सकते हो। तो हिंदी आपके ऊपर थोप नहीं सकते। अगर हिंदी को पूरी राष्ट्रभाषा बना देना तो साउथ वालों को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ इंग्लिश समझते हैं, तमिल समझते हैं, पंजाबी वाले भी पंजाबी में दे सकते हैं। तो अपने देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। राजभाषाएं यानी कि लिखित पढ़ाई का कार्य हिंदी में होगा। इसके अलावा केंद्र और राज्य संबंध, केंद्र यानी कि केंद्र सरकार और राज्य का संबंध किस प्रकार से रही। 1990 से पहले, जब 1990 नहीं था उससे पहले पूरे केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की, ठीक है। एक ही पार्टी का प्रभुत्व रहता था और ये अपनी मनमानी करती थी। देखो, केंद्र और राज्य एक ही पार्टी की सरकार होती थी। इसमें राज्यों का महत्व कम दिया जाता था। केंद्र सरकार राज्य सरकार को बर्खास्त कर देती थी। मतलब जो केंद्र सरकार होती थी राज्य सरकार नीचे नहीं देती थी, बर्खास्त कर देती, क्योंकि एक ही पार्टी की सरकार थी, उनका दबदबा। लेकिन 1990 के बाद ये व्यवस्था चेंज हो जाती है। 1990 के बाद क्या होता है, क्षेत्रीय दल होते हैं, छोटे छोटे जो दल वो गठित हो जाते हैं, क्षेत्रीय पार्टियां गठित हो जाती है। यानी कि पूरे देश में पहले एक ही पार्टी का प्रभुत्व था, वो थी कांग्रेस पार्टी। एक ही पार्टी थी सब। अभी कितनी सारी पार्टियां होगी, तो जितनी सारी पार्टियां हुई ना, तो 1990 के बाद में जो दल गठित हुए तो उससे क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ गया। मतलब छोटे छोटे दल हैं उनका महत्व बढ़ गया। अब केंद्र सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती, और 1990 के पहले अपनी मनमानी करती थी, किसी भी राज्य की सरकार को हटा देती थी अपनी मर्जी से, ठीक है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं, तुमने कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8। हाँ, तो ये केंद्र शासित जो प्रदेश है ना, ये केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं? देखो, ऐसे क्षेत्र जो राज्य बनने के लिए बहुत छोटे हैं लेकिन विलय नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पर चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली, इसके प्रशासन केंद्र के द्वारा चलाए जाते हैं। मतलब राज्य बनने की कगार पे हैं ऐसे, लेकिन उनका क्षेत्र छोटा है, वो राज्य नहीं बनाए जा सकते, इसलिए उनका पूरा प्रशासन किसके हाथ में होता है? केंद्र सरकार के हाथ में होता है, ठीक है। जैसे कि चंडीगढ़ है, हरियाणा पंजाब की राजधानी दोनों चंडीगढ़ है, इंपोर्टेंट क्षेत्र है। लक्षद्वीप हो गया, दिल्ली हो गया, दिल्ली राजधानी, वो भी केंद्र शासित प्रदेश है। पर ये ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है कि छोटे हैं, ठीक है, क्षेत्रफल में, इसलिए इनको राज्य नहीं बनाया जा सकता। लेकिन इनका पूरा प्रशासन कौन चलाता है? केंद्र सरकार चलाती है, ठीक है। इसके अलावा विशेष राज्य का दर्जा भी दिया जाता है। कुछ ऐसे राज्य होते हैं जो अपनी संस्कृति के आधार पर, उनको अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाए ना, तो फिर उनके ऊपर संकट उत्पन्न हो सकता है। विशेष दर्जा दिया जाए, उनको स्पेशल पावर दी जाती है। जैसे कि असम हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, इनको विशेष शक्तियां प्राप्त है क्योंकि इनके सांस्कृतिक महत्व है। बहुत सारे प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं, भाई बाहर के व्यक्ति वहाँ नहीं जा सकते। कुछ ऐसे एरिया सर्च कर रखे हैं, जैसे अंडमान निकोबार में कुछ ऐसी जनजातियाँ रहती है जहाँ पर आप जा ही नहीं सकते, सरकार ने बैन लगा रखा है बिना परमिशन के। तो इस सरकार क्योंकि अगर आप अपन वहाँ जाएंगे तो उनकी जनजाति को नुकसान पहुँचाएगा। कई बार वैज्ञानिकों ने जाने का प्रयास भी किया, तो उनके ऊपर वो तीर कमान चला दी उन्होंने, और तो हेलीकॉप्टर से जा रही थी, हेलीकॉप्टर के ऊपर भी चला दी। वो भी अपने देश के नागरिक, लेकिन वहाँ जाना अलाउ नहीं है, बंद कर दिया सरकार। उन्होंने कहा भाई जैसे रह रहे हैं जैसे रहने दो, क्योंकि वो यहाँ की इन्वायरमेंट में नहीं डरना चाहती और ना ही आम आदमी से मिलना चाहते हैं, ठीक है। अब नगर पालिका की भूमिका देखते हैं, इसकी न्यायपालिका की भूमिका देखते हैं। न्यायपालिका क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों का विभाजन पर विवाद अपहरण रूप से कार्य करता है। जो सुप्रीम कोर्ट है ना, जैसे राज्य और केंद्र के मध्य विवाद हो गया, राज्य और केंद्र के मध्य विवाद हो गया, जैसे राजस्थान हो गया और पूरी भारत सरकार हो गई, तो इनके विभाजन की जो शक्तियां है ना, मतलब दोनों के मध्य विभाजन क्या बोलते हैं, विवाद हो गया। तो विवाद होने पर, केंद्र और राज्य के मध्य विवाद होने पर इसका निपटारा कौन करेगा? शक्तियों का पूरा सुप्रीम कोर्ट करेगा। न्यायपालिका की भूमिका होती है, जब भी राज्य और केंद्र के मध्य कोई भी झगड़ा होगा तो इसका सुलझाना कौन करेगी? न्यायपालिका करेगी। इसके अलावा राज्य के मध्य भी लड़ाई हो जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करेगा, और इसे न्यायपालिका की भूमिका कहा जाता है। अब देखते हैं अपन विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं। विकेंद्रीकरण मतलब अपनी शक्तियों को बांटना। अब विकेंद्रीकरण लोकतंत्र का महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि छोटे छोटे गांव की समस्या क्या है उसके लिए विकेंद्रीकरण होना आवश्यक है, क्योंकि एक छोटे छोटे कस्बे या गांव की समस्या का अपन को पता नहीं, इसके लिए विकेंद्रीकरण जरूरी है। केंद्र सरकार की शक्तियों को लेकर स्थानीय सरकार को दे देना है विकेंद्रीकरण है, याद रख लेना, इंपोर्टेंट है। केंद्र सरकार की शक्तियों को स्थानीय सरकार को दे देना, मतलब केंद्र सरकार के पास इतनी सारी शक्तियां हैं, इनमें से कुछ शक्तियां स्थानीय सरकार को दे दो। स्थानीय सरकार का मतलब अपने आसपास की सरकारें, जैसे अपने गांव में ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियां, नगर पालिकाएं वगैरह हो गई, ये सारी स्थानीय सरकार है। अब स्थानीय सरकार इनको भी तो शक्तियां प्राप्त है, गाँव में रोड वगैरह बनाना, कोई विकास कार्य करना, स्कूलों में पैसे वगैरह देना,
ये स्थानीय सरकार है। अब इनको भी तो शक्तियां दी होगी किसी ने, तो केंद्र सरकार की शक्तियों को लेकर स्थानीय सरकार को दे देना है, क्या होता है, विकेंद्रीकरण होता है। अरे विकेंद्रीकरण जरूरी है, क्योंकि अगर विकेंद्रीकरण होगा ना तभी मतलब अच्छा विकास हो सकता है, क्योंकि छोटे छोटे गांव और प्रशासन की जिम्मेदारी मतलब बड़े स्तर पर नहीं निभा सकते, या फिर बड़े स्तर तक पहुंच नहीं सकते वो जिम्मेदारी। समस्या है आपने गांव की समस्या बहुत दिन लग जाएगी ऊपर तक पहुंचने, यहाँ रोड नहीं है, डायरेक्ट यहाँ की स्थानीय सरकार को बताओ, ठीक है। इसके अलावा स्थानीय सरकार को दे देना, लोकतंत्र के तीसरे स्तर की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया गया था ये स्थानीय सरकार को देना। और इसमें 1/3 जो सदस्य हैं वो किसके लिए आरक्षित कर रखे हैं, महिलाओं के लिए आरक्षित कर रखे हैं। मतलब 1/3 आरक्षण दिया गया है महिलाओं को। जब भी स्थानीय सरकार का चुनाव होगा, वोट होगा, ग्राम पंचायत वगैरह का, तो ये सब आरक्षण किसको दिया गया है, महिलाओं को दिया गया है, ठीक है। अब देखो, अब जो पंचायत स्तर बांटा गया है ना स्थानीय सरकार का, ये 3 स्तरों पर बांटा गया। एक तो सबसे नीचे होती है ग्राम पंचायत, ठीक है। इसके बाद होती है मतलब ग्राम पंचायत की एक विधायिका होती है जिसको बोलते हैं ग्राम सभा। इसके बाद होती है पंचायत समिति, फिर उसके बाद होती है जिला परिषद। ये है पंचायती सरकार। ग्राम पंचायत होती है गाँव की सरकार होती है, ठीक है। और इसका मेन प्रमुख कौन होता है, सरपंच होता है। इनका चुनाव भी 5 साल में होता है, और ये इसमें वार्ड पंचों से मिलकर बनती हैं। बहुत सारे वार्ड पंच होते हैं, वार्ड होते हैं, उनसे मिलकर ग्राम पंचायत का निर्माण होता है। अब ग्राम पंचायत के बाद में ये ग्राम पंचायत की एक सभा होती है जिसको ग्राम सभा कहा जाता है। और ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, जितने भी गाँव के लोग हैं जिन्होंने वोट दिया है वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। इसके अलावा अब ग्राम पंचायत से बड़ी संस्था कौन सी होती है, पंचायत समिति। अपने पास में ना पाटन में वो पंचायत समिति अपनी, मतलब जितने भी सारी पंचायत है ना वो सबको मिलाकर एक पंचायत समिति बनाई जाती है। अब बहुत सारी पंचायत समिति को मिलाकर जिला परिषद बनाई जाती है। ग्राम पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है, प्रधान होता है, नाम सुना है। इसके अलावा पूरे पंचायत समिति को मिलाकर जिला परिषद बनाई जाती है, और जिला परिषद का मेन लीडर कौन होता है, जिला प्रमुख होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर यही संरचना अपने शहरी क्षेत्र में देखें तो शहरी क्षेत्र में भी छोटे स्तर पर, जैसे कि नगर पालिका का नाम सुना होगा, पाटन में नगर पालिका, तो फिर वहाँ पर शहरी क्षेत्र में नगर पालिका है। और उसमें अध्यक्ष कौन होता है, नगर पालिका अध्यक्ष होता है। वो उसमें जो अपने यहाँ वार्ड पंच बोलते हैं उनको क्या बोलते हैं, वार्ड पार्षद बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके नगर पालिका से बड़ी क्या होती है, फिर जिला पर क्या होता है, नगर परिषद होता है, ठीक है। ये जिले के लिए कार्य करती है, और जिले के लिए कार्य करने के लिए इसमें क्या बोलते हैं, सभापति होता है नगर परिषद में, जैसे अपने बूंदी में। इसके अलावा होता है नगर निगम, जो बड़े बड़े शहरों को मिलकर बनाए जाते हैं, ठीक है। बड़े बड़े शहर जैसे कोटा है, जोधपुर है, जयपुर है, इनको संभालने के लिए नगर निगम होता है, ठीक है। तो ये तो समरी हो गई।